को मेरा नमस्कार। मैं नवल किशोर शर्मा सीएससी उत्तर प्रदेश टीम से आधार वर्टिकल देखता हूं और आपका आज की इस मुलाकात सेशन में सभी वीएलई भाई जो इस सेशन को देख रहे हैं उनका मैं स्वागत करता हूं। और आज की इस मुलाकात सेशन में हम आधार से संबंधित सीएससी के द्वारा जो सर्विसेज दी जा रही हैं जिसमें बेसिकली हम वीएलई मॉडल पे अपने बीएलई भाइयों के माध्यम से आधार संशोधन का कार्य करते हैं, जिसमें कि यूसीएल सॉफ्टवेयर के माध्यम से हमारे बीएलई भाई सिटीजन्स के आधार में करेक्शन, नाम, जन्मतिथि, पता इत्यादि इस तरह के करेक्शंस करते हैं। साथ ही मोबाइल नंबर और मेल आईडी अपडेट इत्यादि का काम हमारे बीएलई भाइयों के माध्यम से किया जाता है। तो आज हम जो लेके आए हैं उसमें यूआईडीआई के द्वारा कुछ एक प्रोसेस चेंजेस किए गए हैं। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट चेंज की गई है। डॉक्यूमेंट जो हम लोग लेते हैं आधार करेक्शन के टाइम पे, तो वो लिस्ट चेंज की गई और उसके साथ ही जो एनरोलमेंट फॉर्म हम लोग फिल करते हैं, तो उस एनरोलमेंट फॉर्म को फिल करते समय अब तक हम केवल एक ही एनरोलमेंट फॉर्म था उसको फिल करते थे, स्टैंडर्ड फॉर्मेट था, चाहे वो अपडेट करते हैं या फिर न्यू एनरोलमेंट करते हैं। लेकिन अब यूआईडीआई के द्वारा एक एज ग्रुप वाइज एनरोलमेंट फॉर्म शेयर किए गए हैं। जैसे 0 से 5 ईयर्स तक के जो बच्चे हैं तो उसमें एक अलग फॉर्मेट हमको यूज करना है, चाहे हम नया एनरोलमेंट करते हैं या फिर अपडेट करते हैं। ऐसे ही जो सिटीजन्स जिनका कि आधार में अपडेशन का काम करना है, उनको अगर वो 5 से 18 साल की एज ग्रुप के हैं तो उसके लिए एक अलग फॉर्मेट शेयर किया गया है और अबव 18 ईयर्स के लिए एक नया फॉर्मेट अलग से शेयर किया गया है। तो हमें ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा जो फुल विंडो कर लीजिए उसमें। नवल स्लाइड को फुल विंडो कर लीजिए सर। हाँ, जो आपके सामने दिख रहा है फुल विंडो कर लीजिए। सर स्लाइड विजिबल है ना? ठीक है सर, थैंक यू सर। तो जैसा कि मैंने बताया, आज का जो एजेंडा है उसमें हम लोग जो है एनरोलमेंट फॉर्म पे डिस्कस करेंगे कि यूआईडीआई के द्वारा जो चेंजेस किए गए, तो एनरोलमेंट फॉर्म कौन कौन से हमको यूज करने हैं किसी एज ग्रुप के लिए। साथ ही जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, वैलिड डॉक्यूमेंट्स, उसमें भी यूआईडीआई के द्वारा बहुत चेंजेस किए गए हैं, तो वो उस पर डिस्कशन करेंगे। और डॉक्यूमेंट अपलोड प्रोजेक्ट जो कि पिछले 3-4 महीने से हम इस पे काम कर रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा और समझेंगे कि इसको क्यों करने की जरूरत है और उसको करते समय हम किन किन सावधानियों का विशेष ध्यान रखना है। साथ में जो कुछ एक एरर्स हम लोगों के काम करने के दौरान डॉक्यूमेंट बेस्ड या फिर और कुछ एरर्स हमारे द्वारा मिस्टेक किए जाते हैं, हो जाती हैं जाने अनजाने में, तो उस पर डिस्कस करेंगे। और उन एरर के बिहाफ पे कई बार हमारे बीएलई भाई की आईडी सस्पेंड हो जाती है और आईडी सस्पेंड होने के साथ में कुछ एक पेनल्टी है जो कि इम्पोज की जाती है यूआईडीआई के द्वारा, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। एक और चेंज अभी यूआईडीआई ने किया है, अब तक जो भी एग्जामिनेशन हम लोग करते थे, एनएसईआरटी या फिर सीपी एग्जाम कराता है, तो वो एग्जामिनेशन में एक नया प्रोसीजर, एक अथॉरिटी लेटर की रिक्वेस्ट लेटर एनएसईआरटी ने डिमांड किया है कि जो भी ऑपरेटर अब एग्जाम करेंगे तो उनको पहले एक कंसर्न ईए या रजिस्ट्रार से एक अथॉरिटी लेटर इशू कराना होगा। और उस अथॉरिटी लेटर को वो जो जहाँ पे एनएसईआरटी की साइड है वो अपलोड भी करेंगे। और जब भी वो अपीयर होने जाएंगे एग्जाम में, तो अपीयरिंग के टाइम पे उस लेटर को, हार्ड कॉपी को साथ में लेके ही वहां पे एग्जामिनेशन सेंटर जाएंगे, तब एनएसईआरटी अलाउ करेगा एग्जाम में बैठने के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का जो सबसे पहले, जैसा कि मैंने बताया, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे वैलिड डॉक्यूमेंट। सबसे पहले हम एनरोलमेंट फॉर्म से स्टार्ट करेंगे कि जो यूआईडीआई ने अभी एनरोलमेंट फॉर्म में चेंजेस किए हैं, तो वो कौन कौन से फॉर्मेट हम लोगों को यूज करने हैं। बेसिकली हमारे बीएलई भाई जो काम करते हैं वो आधार करेक्शन का काम करते हैं। तो आधार करेक्शन की बात करें तो वहां पे हमें, चूंकि हम 0 से 5 ईयर्स के जो एज ग्रुप के बच्चे होते हैं उसमें बायोमेट्रिक कभी लिया नहीं जाता है, तो उस केस में 0 to 5 ईयर्स का जो एनरोलमेंट फॉर्म है वो हमारे बीएलई भाई जो यूसीएल सॉफ्टवेयर पे यूज करेंगे तो वो उनके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। 2 एनरोलमेंट फॉर्म है 2 एज ग्रुप के, जो कि एक 5 से 18 है और 18 से 18 प्लस वाला है, मतलब। तो ये 2 एनरोलमेंट फॉर्म हम बेसिकली यूज करेंगे। तो एक एनरोलमेंट फॉर्म जो कि 5 से 18 के बीच में है उसको मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के बीच में, और हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें हमें किस तरह से फिलअप करना है इस फॉर्म को। जैसे कि आप न्यू एनरोलमेंट करते नहीं है हमारे बीएलई भाई, हमारे जितने आधार सेवा केंद्र ईएसके हैं वहाँ पे ये काम होता है, तो हम वहाँ पे बेसिकली अपडेट का काम करते हैं। तो अपडेट पे टिक कर लेंगे, रेजिडेंट इंडियन है तो इंडियन, और नॉन
रेजिडेंट इंडियन है, एनआरआई है, तो वहाँ पे क्लिक करेंगे। तो जनरली हम लोग तो अपडेट जो करते हैं, रेजिडेंट जो हमारे इंडियन सिटीजन है उन्हीं का करते हैं, तो अपडेट रिक्वेस्ट पे क्लिक टिक कर लेंगे और रेजिडेंट इंडियन पे कर लेंगे। एनआरआई वाले केस में हम एनआरआई पे करेंगे, इन केस अगर वो है तब। और जैसे कि हम लोग आधार संशोधन करते हैं तो आधार नंबर, पहले भी जो फॉर्मेट यूज करते थे हम आधार एनरोलमेंट फॉर्म, तो वहां पे भी हम लोगों को आधार नंबर डालना जरूरी हुआ करता था आधार एनरोलमेंट अभी अपडेट फॉर्म पे। तो यहाँ पे भी जिसका भी हम आधार संशोधन करने जा रहे हैं उसका आधार नंबर अपडेट फॉर्म पे फिल करेंगे, और किस तरह का वो अपडेट कराने आए हैं। मोबाइल नंबर अपडेट कराने आए हैं, डीओबी से संबंधित अपडेट्स हैं, एड्रेस है, नाम में करेक्शन है, जेंडर है, मेल आईडी है, जो भी है। डॉक्यूमेंट अपडेट कराने आए हैं, अभी तक कुछ एक क्वेरी आ रही थी जब से कि डॉक्यूमेंट अपडेट प्रोजेक्ट आया, तो जो एनरोलमेंट फॉर्म था उस पे डॉक्यूमेंट अपडेट का कहीं पे भी कोई ऑप्शन नहीं था। तो काफी क्वेरी आती थी कि सर डॉक्यूमेंट अपडेट के लिए हम किस पे क्लिक करें। तो अब इस फॉर्मेट में वो चैलेंज भी दूर हो गया है, यूआईडीआई ने इसको इस फॉर्मेट में ऐड ऑन कर दिया है। तो अगर हम डॉक्यूमेंट अपडेट कर रहे हैं केवल किसी का, कोई भी डेमोग्राफिक डिटेल में चेंजेस नहीं है, तो केवल डॉक्यूमेंट अपडेट वाले फीचर के लिए हम डॉक्यूमेंट अपडेट पे क्लिक करके इस एनरोलमेंट फॉर्म को आधार नंबर डाल के और उसको फिल करेंगे। और वो सपोर्टिंग जो भी डॉक्यूमेंट्स वो ले रहे हैं हम लोग, जैसे कि पीओआई पीओए वहां पे मेंशन करेंगे, डीओबी से संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट ले रहे हैं उसको मेंशन करेंगे। इन केस अगर कोई भी एचओएफ बेस्ड हम एनरोलमेंट कर रहे हैं, ये स्पेशली जो बच्चे होते हैं उन उस वाले केस में हम लोग एचओएफ बेस्ड करते हैं, उसका बर्थ सर्टिफिकेट यूज करते हैं, और हेड ऑफ द फैमिली जो उसके घर का परिवार का जो भी हेड है, मुखिया है, उसका हम यहाँ पे अब तक क्या था कि मदर या पेरेंट्स में से किसी का भी एक आधार नंबर हम डाल के उसको यूज करते थे, लेकिन यहाँ पे एचओआई बेस्ड एनरोलमेंट में मदर और फादर आधार नंबर दोनों का वहां पे हमें फिल करना होगा, लेकिन प्रेजेंट वहां पे फिजिकली प्रेजेंट किसी भी एक मदर या फादर में से उसके फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन हम करेंगे। यहाँ पे मेन चीज जो एक समझने वाली है, एचओआई बेस में पहले कोई भी एक आधार नंबर से हम लोग कर लेते थे, लेकिन यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं उसके मदर और फादर दोनों के आधार नंबर हम, अगर इन केस एचओआई बेस्ड हम करेक्शन कर रहे हैं तो फिल करेंगे आधार नंबर, और पेरेंट्स में से किसी भी एक का आधार के साथ में ऑथेंटिकेशन करेंगे। तो सभी बीएलई भाई इस चीज को समझ लें, डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ अब एनरोलमेंट फॉर्म भी अलग अलग कर दिए गए हैं। तो एज ग्रुप वाइज मेजरली हमारे जो यूसीएल भाई करते हैं, आधार संशोधन का कार्य करते हैं, उनको दो एनरोलमेंट फॉर्म पे काम करना होगा। एक तो 5 से 18 के एज ग्रुप वाला, क्योंकि 0 से 5 वाला हम कर नहीं सकते, वहां पे बायोमेट्रिक होता नहीं है, तो इस वजह से यूसीएल पे 0 to 5 ईयर्स के जो भी करेक्शन है वो हम नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे हमारे लिए जो एप्लीकेबल होंगे दो एनरोलमेंट फॉर्म रहेंगे, 5 से 18 के बीच वाला और एबव 18 ईयर्स। तो ये तो जो एनरोलमेंट फॉर्म में डिस्कस कर रहा था आपसे, ये 0 to 5 ही बिटवीन 5 to 18 था। अब दूसरा फॉर्मेट मैं आपको शेयर करने जा रहा हूं जिसमें कि हम एबव 18 ईयर्स के लिए बात कर रहे हैं। ये एडल्ट्स के लिए है, एबव 18 ईयर्स के लिए भी फॉर्मेट कुछ ज्यादा विशेष चेंजेस नहीं है इसमें, लेकिन बस उन्होंने थोड़ा सा इसको कैटेगराइज किया है कि अगर इन केस कोई भी रेजिडेंट जो कि 5 से 18 के बीच में है तो उसको वो वाला फॉर्मेट यूज करना था, और अगर हम 18 ईयर्स किसी का भी करेक्शन करने जा रहे हैं तो इस फॉर्मेट को यूज करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करें कि अगर कोई 18 ईयर्स वाला कोई भी रेजिडेंट आ रहा है तो आप वो वाला फॉर्मेट यूज करेंगे, बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो फिर ये एक डॉक्यूमेंट रिजेक्शन माना जाएगा और डॉक्यूमेंट एरर के बिहाफ पे एक रिजेक्शन काउंट होगा। तो प्लीज जो एनरोलमेंट फॉर्म है एज ग्रुप वाइज आ गए हैं, यूआईडीआई के द्वारा जो जारी किए गए हैं, आप उसी एनरोलमेंट फॉर्म को यूज करें। पहले चेक कर लें कि जो रेजिडेंट आया वो किस एज ग्रुप का है, और उसके बाद में रेजिडेंट को सजेस्ट करें कि ये एनरोलमेंट फॉर्म आपको भर के देना है। ठीक है, ये 18 ईयर्स अबव 18 ईयर्स वाला एनरोलमेंट फॉर्म है, इसमें भी वही सेम चीजें हैं। अपडेट रिक्वेस्ट है तो अपडेट रिक्वेस्ट किस तरह की है वो सेलेक्ट कर लेंगे, आधार नंबर डाल लेंगे जो भी रेजिडेंट है उसका, और यहाँ पे भी पीओआई पीओए जो भी वो दे रहे हैं वहाँ पे वो सेलेक्ट कर लेंगे। एचओएफ बेस्ड के लिए यहाँ पे वो एचओएफ हेड ऑफ द फैमिली है जो, तो वो कौन है, उसके मदर फादर गार्जियंस हस्बैंड वाइफ जो भी है, तो वो क्लिक कर लेंगे किसको लेके आए और किसका आधार नंबर लेके आए वो, तो आधार नंबर पड़ जाएगा एचओएफ का, और पीओआर पीओए जो भी वो लेके आए होंगे वो डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे मेंशन करेंगे जो कि रिलेशनशिप को उसको प्रूव कर रहे होगा। एचओएफ है उसका नाम आप यहाँ पे भर लेंगे। एचओएफ बेस जो भी एनरोलमेंट होगा तो यहाँ पे नाम और उसका सिग्नेचर होना जरूरी है, जो भी एचओएफ है
हेड ऑफ द फैमिली है, जिसको कि जिसके बिहाफ पे एड्रेस करेक्शन या जो भी करेक्शन आप कर रहे हैं तो उसका यहाँ पे सिग्नेचर और नाम फिलअप करना एनरोलमेंट फॉर्म पे जरूरी है। एप्लीकेंट यहाँ पे साइन कर देगा जिसका भी कर रहे हैं, बाकी चीजें सेम है। बस थोड़ा सा देखने की अब ध्यान देने की जरूरत हम लोगों को ये हो गई है कि अब तक हम लोग एक ही स्टैंडर्ड फॉर्मेट था एनरोलमेंट फॉर्म, उसको यूज करते आ रहे थे, लेकिन अब यूआईडीआई के द्वारा एज ग्रुप वाइज एनरोलमेंट फॉर्म सर्कुलेट कर दिए गए हैं, जारी किए गए हैं। तो हम अब एज ग्रुप वाइज एनरोलमेंट फॉर्म को फिलअप कराएंगे रेजिडेंट से, और उसका फिर आधार करेक्शन या फिर जो भी वो काम कराने आया है उसको हम करेंगे। सेकेंड स्टेप में जैसा कि मैंने बताया आपको कि आज का जो हम सेशन कर रहे हैं उसका एजेंडा है, तो यहाँ पे हमने अभी एनरोलमेंट फॉर्म को समझ लिया, अब डॉक्यूमेंट्स को समझ लेते हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन कौन से हम लोगों को यूज करने हैं। बेसिकली जो हम लोग आधार एनरोलमेंट करते हैं तो उस समय हम लोगों को 4 तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो नया आधार करना हो किसी का या फिर करेक्शन है, जिस तरह का भी जो भी चेंजेस करेक्शन या कुछ भी कराने आएगा रेजिडेंट, तो इस तरह के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हमको यूज होते हैं, करने होते हैं। पीओआई, पीओए, पीओआर, डीओबी। डीओबी मतलब बर्थ से संबंधित, अगर किसी को भी अपना डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन कराना है या फिर अपना वेरीफाइड डेट ऑफ बर्थ को वहाँ पे देना है तो उसके लिए डीओबी से संबंधित वो अपना डॉक्यूमेंट शेयर करता है। और रिलेशनशिप वाला जो केस में हम लोग जो एचओ बेस्ड जितने भी एनरोलमेंट करते हैं तो वहाँ पे हमें पीओआर से संबंधित कोई भी एक डॉक्यूमेंट शो करना होता है। एड्रेस से संबंधित किसी को चेंजेस कराने हैं तो एड्रेस प्रूफ वहाँ पे उसको लेके आना होता है। और पीओआई, नाम में कोई करेक्शन है इस तरह के, तो वहाँ पे मैंडेटरी होता है कि वो अपना पीओआई से संबंधित कोई भी डॉक्यूमेंट लेके आएगा। जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है अभी डिटेल में हम उसको डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। कुछ एक बेसिक चीजें हैं जो कि हम लोगों को ध्यान देनी होती है। डॉक्यूमेंट्स जब हम लोग जो डॉक्यूमेंट्स रेजिडेंट्स लेके आता है, पीओआई, पीओए, पीओआर, डीओबी से संबंधित, तो उस समय में अगर हम उस जो डॉक्यूमेंट को लेके आए उससे संबंधित डॉक्यूमेंट को नहीं लगाएंगे, मान लीजिए किसी के नाम में करेक्शन होना है या फिर एड्रेस में करेक्शन होना है, तो नाम में करेक्शन करते समय मतलब उसकी आइडेंटिटी में चेंजेस हो रहे हैं तो आइडेंटिटी प्रूफ को वो लगाना होता है। अब कभी कभी जो है बाय मिस्टेक हम लोग जैसे एड्रेस में करेक्शन कर रहे हैं तो हम पैन कार्ड वहां पे लगा देते हैं, तो पैन कार्ड एड्रेस प्रूफ नहीं होता है। तो बात सीधा यहाँ पे जो हो रही है वो ये हो रही है कि जिस तरह का भी जो भी करेक्शन कर रहे हैं तो उससे संबंधित ही डॉक्यूमेंट को हमें यूज करना है और उसको स्कैन करके अपलोड करना होता है। डॉक्यूमेंट्स हम हमेशा जो है ओरिजिनल और कलर कॉपी ही स्कैन करते हैं, इस चीज का ध्यान रखना है। अगर इन केस हम इस तरह के कुछ भी मिस्टेक्स करेंगे तो वो जो उसका एनरोलमेंट है वो रिजेक्शन होगा, और साथ में जो भी उसके साथ रिजेक्शन के बिहाफ पे पेनल्टी वगैरह जो क्लॉजेस बनाए हुए हैं यूआईडीआई के अनुसार, तो वो पेनल्टी इंपोज होती है। पीओआई, पीओए, डीओबी से संबंधित जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो रेजिडेंट्स के नाम के ही होने चाहिए। अगर हम उसके फैमिली मेंबर का कोई भी पीओआई यूज करेंगे, इसका मतलब ये है जैसे मान लीजिए अगर मुझे नाम में करेक्शन कराना है, अपने नाम में करेक्शन कराना है, तो मुझे अपना ही डॉक्यूमेंट यूज करना होगा। ये नहीं कि मेरे फैमिली में मैं किसी और के डॉक्यूमेंट में लेके और उसको चाहूँ कि मेरा नाम चेंज हो जाए, आइडेंटिटी में कोई भी मेरे करेक्शन हो जाए, ये चीज पॉसिबल नहीं है। डीओबी के लिए भी यही चीज है कि डीओबी भी अगर डेट ऑफ बर्थ के लिए अगर मुझे अपने नाम में कोई भी करेक्शन कराना है तो मुझे अपने ही डॉक्यूमेंट को लेके आना होगा, अपने भाई बहन या फिर फैमिली में किसी और के डॉक्यूमेंट को मैं शो करके अपना डीओबी करेक्शन नहीं करा सकता। कुछ एक डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, ये इनकी एक अपनी वैलिडिटी होती है, कुछ एक टाइम पीरियड के लिए ये वैलिडेट होते हैं। तो वो वहां पे हमें ये देखना होता है कि जो भी वो डॉक्यूमेंट लेके आ रहा है वो वैलिडिटी पीरियड के अंदर होना चाहिए, ऐसा तो नहीं एक्सपायर्ड हो गई है उसकी वैलिडिटी। स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट भी हम लोग जो यूज करते हैं एड्रेस प्रूफ के लिए, अभी हम आने वाले स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि अब मेजरली जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसका यूज अब केवल एड्रेस प्रूफ के लिए ही किया जाएगा। कुछ एक एक्सेप्शन केसेस में हम आइडेंटिटी प्रूफ के लिए यूज करेंगे, अदरवाइज हम केवल अब एड्रेस प्रूफ के रूप में ही स्टैंडर्ड यूआईडीआई जो फॉर्मेट हुआ करता था हम लोग यूज करते थे, अभी भी करेंगे, लेकिन अब उसको हम एड्रेस प्रूफ में ही मेजरली यूज करेंगे, कंसीडर करेंगे। और उस स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे भी ऊपर कॉर्नर पे डेट का कॉलम रहता है, और इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जो भी डेट मेंशन रहती है उससे 3 महीने के अंदर ही उस स्टैंडर्ड फॉर्मेट को वैलिड माना जाता है, इसलिए वहां पे डेट मेंशन होना जरूरी है। आप चेक कर लें कि जो भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट रेजिडेंट लेके आ रहा है वो बियॉन्ड द वैलिडिटी पीरियड है, ऐसा तो नहीं है कि वो 3 महीने से ज्यादा हो गए और उसको वो लेके आया है। उस चीज को चेक कर लेंगे और फिर उसके बाद में रेजिडेंट को सजेस्ट करेंगे, अगर वो इनकेस
एक्सपायर्ड है या फिर वैलिडिटी पीरियड से बाहर है तो आप उसको यूज नहीं करेंगे। रेंट एग्रीमेंट के लिए भी सेम चीज रहती है, जो रजिस्ट्रार ऑफिस से रेंट एग्रीमेंट बनते हैं वहां पे भी उसका जो वैलिडिटी पीरियड है, जो जितने भी समय के लिए रेंट एग्रीमेंट रहते हैं, तो वो उस के पीरियड के अंदर का ही रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए। एचओएफ बेस्ड जो भी एनरोलमेंट करते हैं तो एचओएफ बेस्ड के लिए क्लियरली बताया गया है कि जितने भी मतलब इमीडिएट रिलेशन होते हैं, जो इमीडिएट फैमिली मेंबर्स होते हैं, जैसे कि हस्बैंड अपनी वाइफ को कर सकते हैं और पेरेंट्स उसके अपने बच्चे जो हैं उनको कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम थोड़ा ब्रीफली उसको डिस्कस कर लेंगे कि किस तरह से कौन कौन से रिलेशनशिप हैं जो कि एचओएफ बेस्ड में इमीडिएट फैमिली मेंबर्स हैं, उनको हम वो डिक्लेरेशन जो भी एचओएफ है वो दे सकता है और उसके बिहाफ पे हम उसका करेक्शन कर सकते हैं, अपडेशन कर सकते हैं। पीओआर जो रिलेशनशिप है वो उसमें ये मैंडेटरी होता है कि जो भी रिलेशन है वो जिसको वो डिक्लेयर कर रहा है उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप, वहां पे दोनों के नाम होने चाहिए और उसको वो डिक्लेयर कर रहा हो कि क्या उनके बीच में रिलेशन है। फुल नेम चेंज के लिए स्पेशली अगर जैसे किसी का फर्स्ट नेम है, मेन आइडेंटिटी किसी की भी अगर माना जाता है नाम वाले केस में, तो जो बताया गया है उसमें फर्स्ट नेम उसका मेन आइडेंटिटी होती है। अगर किसी का फुल नेम चेंज कर रहे हैं या फिर फर्स्ट नेम चेंज कर रहे हैं तो उस केस के लिए यूआईडीआई के द्वारा जो ऑलरेडी सजेस्ट है गजेट नोटिफिकेशन कराना होता है। जैसे मान लीजिए कि किसी का नाम प्रीति कुमारी है तो रामा कुमारी होना है अगर उसका नाम, तो यहाँ पे फर्स्ट आइडेंटिटी उसकी चेंज हो रही है। प्रीति कुमारी नाम था, उसको प्रीति करना है या प्रीति से प्रीति कुमार करना है, कुमारी करना है, मतलब उसकी जो सरनेम है उसमें एड ऑन कुछ करना है या माइनर सी किसी की स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं उसको करेक्शन करना है, तो उसके लिए हम नॉर्मली उसके जो अभी आईडी प्रूफ वो लेके आएगा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, उसको लेके यूज करके हम कर सकते हैं। अदरवाइज अगर किसी की फर्स्ट नेम में कोई चेंजेस हो रहा है या फर्स्ट नेम के अलावा पूरे नाम को वो चेंज कराना चाह रहा है तो ये वो नेम चेंज केस माना जाएगा और उसके लिए हमें रेजिडेंट को सजेस्ट करना है कि वो गजेट नोटिफिकेशन करा के लेके आए। गजेट नोटिफिकेशन की एक डिफरेंट प्रक्रिया है, उसके लिए जो भी रेजिडेंट है आप उसको सजेस्ट करिए कि किसी भी वकील लॉयर से वो कंसल्ट करेगा और वो उसको गाइड करेंगे किस तरह से गजेट नोटिफिकेशन होता है। गजेट नोटिफिकेशन की जो प्रोसेस है उसके लिए जो नॉर्मल प्रेस गिफ्टी वगैरह है, लोकल न्यूज़पेपर होते हैं 3-4, उसमें उनको इश्तेहार अपना निकलवाना होता है और उसके साथ में स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक गजेट जारी होता है। उस गजेट में उसका बकायदा जो उसने उसको प्रोसेस फॉलो किया होगा उसमें उसका नाम लिस्टेड होगा और वो डॉक्यूमेंट जारी किया जाता है और उस डॉक्यूमेंट को यूज किया जाता है गजेट नोटिफिकेशन के लिए। इसमें बहुत कंफ्यूजन है, रेजिडेंट बहुत कंफ्यूज करते हैं और हमारे ऑपरेटर्स भी कई बार बहुत डिस्कस करते हैं कि सर वो नोटराइज वकील से किसी से करा के लेके आ गए हैं, ये उन्होंने न्यूज़पेपर में भी निकलवा दिया है, बस यही हो जाएगा। वो इनफ नहीं है। गजेट नोटिफिकेशन कोई एक इंडिविजुअल का नहीं निकलता है, जो जैसे कि मैंने बताया स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वो जारी किया जाता है और समय समय पे होता है और वो इंडिविजुअल का नहीं, जितने भी कुछ एक केसेस रहते हैं कुछ टाइम पीरियड के वो गवर्नमेंट जारी करती है गजेट नोटिफिकेशन और यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं गजेट नोटिफिकेशन। इन केस ऑफ एनरोलमेंट ऑफ चाइल्ड इन 0 to 5 years एज, अगर किसी भी हम रेजिडेंट चूंकि आप नहीं करते हैं, यहाँ पे हमारे जो एएसके ऑपरेटर्स हैं जहाँ पे हमारे 75 डिस्ट्रिक्ट्स में से 66 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे एएसके ऑपरेटर्स हैं, क्योंकि हम जहाँ पे नया आधार भी एनरोलमेंट करते हैं तो उसके लिए है ये चीज। हमारे बीएलई भाई जो कि इसके लिए करते हैं और ईसीएल पे काम कर रहे हैं उनके लिए ये पॉइंट नहीं है। जिनका भी 0 से 5 ईयर का एज ग्रुप की अगर किसी को अपना बर्थ से संबंधित चीज है उसके लिए ये पॉइंट है। यहाँ पे जो मैं डिस्कस कर रहा था कि कुछ एक नेम चेंजेस में या फिर नेम करेक्शन में दोनों में डिफरेंस क्या है। नेम करेक्शन इन केस मतलब जैसे किसी की नाम में कुछ सरनेम ऐड ऑन होना है या उसकी नाम में स्पेलिंग में कुछ चेंजेस थे, तो इस तरह की जो लैंग्वेज है उसको हम नाम देंगे कि वो नाम करेक्शन वाली लैंग्वेज हो गई। अगर किसी की फर्स्ट आइडेंटिटी फर्स्ट नेम में चेंज हो रहा है या फिर पूरा नाम चेंज करवाना चाह रहा है तो उसको नेम चेंज की लैंग्वेज देंगे, हम उसको भाषा देंगे और नेम चेंज के लिए गजेट नोटिफिकेशन होगा। यहाँ पे जो एक्सेप्टेबल वाली कुछ एक चीजें यहाँ पे बोली हैं, जैसे विनय कुमार किसी का नाम है आधार में और विनय कुमार वो अपना विनय कुमार आधार में है और विनय कुमार ही पीओआई लेके आ रहे हैं, तो ये यहाँ पे पास हो जाएगा। ठीक है,
जैसे प्रीति किसी का नाम है और प्रीति आधार में है, प्रीति वो POI के रूप में लेके आए, प्रीति जो उनका आधार में था उसमें PRITI था, और जो वो डॉक्यूमेंट लेके आए POI उसमें PREETI है। तो इस तरह की करेक्शन जो हम है वो नॉर्मली करते हैं और उसको बोला जाता है नाम करेक्शन। अगर यहाँ पे प्रीति की जगह पे वो पूरा नाम ही चेंज करा रहे थे, रामा कराना चाह रहे थे, तो वो नहीं कर सकते। ये चीजें एक्सेप्टेबल है और इसको हम नाम करेक्शन करते हैं। किसी के नाम में सीक्वेंस चेंज है, जैसे कई बार क्या है, पहले आधार बना है तो बाई मिस्टेक ऑपरेटर की मिस्टेक थी, या फिर उन्हें इतना चीजें पता नहीं थी। किसी का नाम यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, नीति रविधरन था, आधार में नीति रविधरन है, और वो डॉक्यूमेंट जो लेके आए हैं उनको कराना है रविधरन नीति। तो वो इस तरह का अगर कोई भी डॉक्यूमेंट लेके आ रहे हैं, अपने नाम की सीक्वेंस में चेंज कराना चाह रहे हैं, उससे रिलेवेंट अगर डॉक्यूमेंट लेके आएंगे तो हम इस तरह के नाम में करेक्शन कर सकते हैं। मतलब सीक्वेंस में अगर किसी के कोई भी मिस्टेक है और वो सीक्वेंस जिसको वो करेक्ट कराना चाह रहा है उससे संबंधित डॉक्यूमेंट लेके आएंगे तो हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। कुछ केसेस में होता है, जैसे आफ्टर मैरिज, यहाँ पे इन्होंने एक केस दिया है कि इन केस ऑफ चेंज नेम चेंज आफ्टर मैरिज वेयर POI डॉक्यूमेंट मैरिज सर्टिफिकेट विद फोटोग्राफ हैज रेजिडेंट मेडन नेम विद द स्पाउस देन सच केसेस में बी पास्ड। जैसे कई बार क्या है, मेडन नेम होते हैं किसी का शादी के बाद में, उसमें उसको सरनेम कुछ ऐड कराना है, तो यहाँ पे इस तरह के अगर वो डॉक्यूमेंट लेके आ रहे हैं तो हम वहाँ पे नेम करेक्शन कर सकते हैं। फुल आइडेंटिटी चेंज नहीं करेंगे, फुल नाम चेंज के लिए वही गजेट नोटिफिकेशन ही है। जैसे किसी का नाम था रितु मिश्रा और उसके स्पाउस का नाम है अभिनव पांडे इन POI, देन रितु पांडे उसको किया जा सकता है, उसका सरनेम चेंज कर सकते हैं आफ्टर मैरिज। ये नॉर्मली होता है और इसको किया भी जाता है। तो इससे संबंधित वो डॉक्यूमेंट लेके आएगा, मैरिज सर्टिफिकेट लेके आए तो आप उसको कर सकते हैं। कुछ एक यहाँ पे और चीजें हैं जो कि ब्रीफ की गई हैं। किसी का नाम है जैसे भगवान दास ईश्वर दास हिरानी, तो भगवान दास हिरानी है नेम और फादर नेम ईश्वर दास हिरानी है, तो मिडिल नेम यहाँ पे ऐड किया गया है, तो वो चीज हम कर सकते हैं, ये एक्सेप्टेबल है इस तरह की चीजें। सभी BLE भाई जो भी हमारे यूजुअल संचालक हैं उनसे अनुरोध है कि प्लीज जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट हम लोगों ने शेयर की हुई है, जो भी सर्कुलर हम लोग आप लोगों के बीच में शेयर करते हैं, जो भी अपडेट जानकारी आपको दी जाती है उसको अच्छे से समझ लें और रेजिडेंट को सही सलाह दें। अननेसेसरी रेजिडेंट को जो चीज हो सकती है, क्योंकि पिछले कुछ एक समय से एक डर सा बन गया है, जो डॉक्यूमेंट एरर के बिहाफ पे ID सस्पेंशन होती है, तो जो चीजें एक्सेप्टेबल है हम उसको भी नहीं कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी आप लोग कई बार रेजिडेंट को वापस कर देते हो और फिर वो चीज आती है कि वो वहां पे दूसरी जगह करा के आए तो वहां पे वो चल गया, तो वो चीज हो सकता है चलने लायक ही थी इसलिए चल गया। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो चीजें एक्सेप्टेबल है, जो कि जिनमें टॉलरेंस है कि इतना तक चल सकता है, और UIDAI ने उसको ब्रीफ किया है, ऐसा नहीं है कि वो चल सकने वाली लैंग्वेज हम अपने आप बना रहे हैं, उसको ब्रीफ किया है कि किस लेवल तक या कौन से डॉक्यूमेंट या कितनी भी मिस्टेक्स हैं उसको हम चला सकते हैं, और उसके बिहाफ पे फिर हम जो भी वो डॉक्यूमेंट लेके आ रहा है उसको हम उसका करेक्शन कर सकते हैं। तो प्लीज सभी अच्छे से उसको समझ लें, अननेसेसरी रेजिडेंट को वापस ना करें आप, इससे आपके अपने एनरोलमेंट ट्रांजेक्शन भी इफेक्ट होंगे, और वहां पे जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो तो वहां के जो भी रेजिडेंट आते हैं तो एक वहां पे फेस वैल्यू पे भी एक नेगेटिव इफेक्ट जाता है। तो प्लीज रेजिडेंट को सही जानकारी दें और खुद अपने आप को एजुकेट करें, अपनी नॉलेज को अपग्रेड रखें कि जो चीजें एक्सेप्टेबल है हमें उससे एक्सेप्ट करना है। ठीक है, जो हम HOF बेस्ड एनरोलमेंट की बात कर रहे थे वहां पे अब ये क्लियर यहाँ पे चीजें हो जाएंगी कि कौन कौन लोग जो हैं HOF हो सकते हैं और किसको वो डिक्लेरेशन दे सकते हैं। HOF बेस्ड जो डिक्लेरेशन है बेसिकली किसी को अपना एड्रेस से संबंधित कुछ चेंज कराना है। ये चैलेंज ज्यादातर उन लोगों के साथ में आते हैं जैसे कि कई बार किसी की शादी हो गई या फिर जो पोस्टिंग वाली जॉब्स होती हैं, तो पोस्टिंग मतलब जैसे मान लीजिए 2 साल उन्होंने जॉब की लखनऊ में, उसके बाद में पोस्टिंग होगी दिल्ली चले गए वो, ठीक है, तो जिसकी पोस्टिंग हुई थी जो उस फैमिली का हेड ऑफ द फैमिली था, हेड है, वो जॉब में है, वो सर्विस में है, उसका करेक्शन तो वो दिल्ली चला गया, उसने अपना जो भी सर्विस जिस डिपार्टमेंट में कर रहा होगा उसको हो सकता है उस डिपार्टमेंट से रिलेवेंट डॉक्यूमेंट मिल गया होगा और उसके बिहाफ पे उसने एड्रेस अपना करेक्शन करा लिया, या फिर किसी ने वहां पे प्लॉट ले लिया तो रजिस्ट्री से संबंधित उसके पास डॉक्यूमेंट होंगे, उसने अपने एड्रेस में तो करेक्शन करा लिया, लेकिन जो उसके घर परिवार में और फैमिली मेंबर हैं, उसकी वाइफ है, उसके बच्चे हैं, ठीक है,
उसके भाई बहन जो भी हैं, उनके साथ में ये प्रॉब्लम आएगी कि उनका कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है उनके पास में नहीं है। तो उस केस में यहाँ पे दिया गया है इमीडिएट फैमिली मेंबर मींस फादर मदर हस्बैंड वाइफ सन डॉटर ब्रदर सिस्टर ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर फादर इन लॉ मदर इन लॉ आंट अंकल कजिन नेफ्यू एंड नाइसी। तो इस तरह के रिलेशनशिप में जो हेड ऑफ द फैमिली है वो अपने जो मेंबर्स हैं उसकी फैमिली में उनको डिक्लेयर कर सकता है, उनको एड्रेस प्रूफ के रूप में, मतलब वो डिक्लेरेशन दे देगा क्योंकि उसका आधार ऑलरेडी उस एड्रेस पे बना हुआ है जहां पे वो उसको डिक्लेयर कर रहा है। यहाँ पे एक चीज देखने वाली है कि वो जो हेड ऑफ द फैमिली है जो डिक्लेरेशन दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे हेड ऑफ द फैमिली की पूरा जिम्मेदारी पूरी लाइबिलिटी बन जाती है। यहाँ पे लिखा हुआ है जो थर्ड नंबर पॉइंट है, ठीक है, थर्ड नंबर पॉइंट को आप अच्छे से समझेंगे पढ़ेंगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी कि क्या इस डॉक्यूमेंट की इंपॉर्टेंस है। ये डॉक्यूमेंट जो कि एड्रेस प्रूफ के लिए लोग नॉर्मली करेक्शन के लिए लेके आते हैं, सेम ये मान लीजिए कि एड्रेस प्रूफ हो गया उसका जो करेक्शन कराने आ रहा है, ठीक है, जिसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था और उसके घर में जो परिवार का मुखिया था वो डिक्लेयर कर रहा है कि उसके घर परिवार में जो और लोग हैं, उसकी वाइफ है, उसकी मदर है, उसका बेटा है, उसका भाई है, उसकी सिस्टर है। मेरा आधार, मैं जहां रह रहा हूं दिल्ली में, मेरा आधार में जो एड्रेस है उसको सेम मेरे जो और फैमिली में मेंबर्स है उस एड्रेस को उस पर कर दिया जाए। यहाँ पे आई लिखा जाता है, आई नेम एज इन आधार, मतलब जो जो डिक्लेरेशन दे रहा है उसका यहाँ पे डिटेल पड़ेगा, रेजिडेंट ऑफ उसका यहाँ पे डेट पड़ जाएगा, ठीक है, एड्रेस पड़ जाएगा एज प्रोवाइडेड इन द आधार होल्डिंग आधार नंबर, यहाँ पे उसका आधार पड़ जाएगा। दैट रेजिडेंट, रेजिडेंट मतलब यहाँ पे पड़ेगा होल्डिंग आधार नंबर, इज रिलेटेड टू मी एज माई, वो डिक्लेरेशन दे रहा है कि ये रिलेशन में है मेरे साथ में, ये मेरा क्या है, मदर है फादर है जो भी है, ठीक है, यहाँ पे उसकी डिटेल पड़ जाएगी। दैट आई एग्री टू शेयर माई एड्रेस इन माई आधार विद मिस्टर मिसेस। अब यहाँ पे विद मिस्टर मिसेस में किसका नाम आएगा, जो करेक्शन कराने गया है अपना, जिसका करेक्शन होने जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो लैंग्वेज है उससे सिंपल सा क्लियर हो रहा है कि वो एग्री कर रहा है कि मैं एग्री कर रहा हूँ कि मेरा जो एड्रेस है उसको जैसा कि मेरे आधार में मेंशन है उसको शेयर कर दिया जाए, किसके साथ में, किसके एड्रेस के साथ अपडेट कर दिया जाए, जो रेजिडेंट कराने जा रहा है अपडेट, ठीक है, उसका नाम यहाँ पे पड़ जाएगा। फॉर अपडेटिंग मतलब उसके आधार एड्रेस के लिए कैपेसिटी ऑफ हेड ऑफ द फैमिली, मैं हेड ऑफ द फैमिली की कैपेसिटी में ये डिक्लेयर करता हूँ कि मेरा जो भी मतलब मेरा बेटे का नाम है उसके जो भी जिसका भी कराना चाह रहा है वो डिक्लेयर कर रहा है उसको कि उसका एड्रेस भी मेरे आधार में जो एड्रेस है उसके अनुसार हो जाए, ठीक है। अब थर्ड नंबर पॉइंट को अगर हम अच्छे से पढ़ते हैं तो आप समझ पाएंगे कि उसकी लायबिलिटी और उसकी जो ऑथेंटिसिटी है वो क्या होने जा रही है। दैट द अंडरसाइंड अंडरटेक्स दैट द above mentioned information is correct to the best of my knowledge and belief, and at any point of time if any of the said information is found to be incorrect fraudulent false, मतलब जो भी वो डिक्लेरेशन दे रहा है अगर वो गलत पाई जाती है जो उसके साथ में रिलेशनशिप उसने डिक्लेयर किया, तो द आधार ऑफ द मिस्टर मिसेस एंड माइन कैन बी डीएक्टिवेटेड। यहाँ पे बहुत बड़ी बात लिखी हुई है, उन्होंने लिखा है सीधे कि अगर मैं गलत डिक्लेरेशन दे रहा हूँ उसके साथ में मेरा रिलेशन वो है नहीं और मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ कि मेरे आधार में जो एड्रेस है उसका आधार का भी एड्रेस वही कर दिया जाए और उसमें किसी भी तरह से फ्रॉडुलेंट या फिर गलत इंफॉर्मेशन मैंने दी है, तो जिसका भी वो आधार करेक्शन करने जा रहा था वो उसका आधार डिसेबल कर दिया जाए और साथ में मेरा भी आधार डीएक्टिवेट किया जा सकता है और लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। तो बहुत बड़ी लायबिलिटी है जो एचओएफ बेस्ड एनरोलमेंट आप करते हैं, एचओएफ बेस्ड एड्रेस करेक्शन करेंगे तो वहां पे आप अच्छे से समझ लें कि जो हेड ऑफ द फैमिली डिक्लेरेशन देने आ रहा है या जो हेड ऑफ द फैमिली है जो डिक्लेयर कर रहा है वो इस चीज को समझ ले अच्छे से कि वो क्या करने जा रहा है, ठीक है ना। गलत डिक्लेरेशन के ब्याह पे किसी का एड्रेस करेक्शन करने की कोशिश नहीं करनी है, लेकिन इस डॉक्यूमेंट को यूज बड़े स्तर पे किया जाना है। लोगों के पास में डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन उसके घर में किसी का आधार है, उसका एड्रेस ठीक है, तो आप सजेस्ट करिए कि आपको किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, आप केवल ये डिक्लेरेशन दे दीजिए हम आपका एड्रेस सही कर देंगे, ठीक है ना। तो ये डॉक्यूमेंट बहुत बड़े स्तर पे यूज हो सकता है और इसको बहुत कम यूज करते हैं, हमने जनरली देखा है इसको यूज नहीं किया जा रहा है। तो आप थोड़ा सा अपनी नॉलेज को अपग्रेड करिए, एजुकेट करिए अपने आप को, लेकिन चीजों को समझ लीजिएगा और जो हेड ऑफ द फैमिली डिक्लेयर करने जा रहा है उसको भी अच्छे समझा देगी कि वो क्या करने जा रहा है। गलत जानकारी देके किसी का आधार अपडेट करने की कोशिश नहीं करनी।